जापान को दुनिया की सबसे डिसिप्लिन कंट्रीज में से एक माना जाता है। लेकिन एक टाइम था जब जापान की सड़कें कुछ और ही कहानी बताती थी। कहीं हाईवेज और माउंटेन पासेस को रेस ट्रैक बना दिया जाता था, तो कहीं बाइकर और कार गैंग्स सड़कों को जाम कर देते थे। ये सब इलीगल और क्योटिक था। लेकिन समय के साथ चीजें बदलने लगी। यही अंडरग्राउंड रेसिंग सीन आगे चलकर हिस्ट्री का सबसे इन्फ्लुएंशियल ऑटोमोटिव कल्चर में से एक बन गया। एक कल्चर जो आगे चलकर मूवीज, वीडियो गेम्स, मोटर स्पोर्ट और लाखों कार एंथुजियास्ट को इंस्पायर करेगा। लेकिन ये सब हुआ कैसे? एक कंट्री जो डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है, वहाँ से इतने एक्सट्रीम और इलीगल कार कल्चर्स कैसे आए? आज हम यही एक्सप्लोर करेंगे। टोगे मतलब माउंटेन पास। लेकिन जापानीज कार कल्चर में टोगे सिर्फ एक रोड नहीं है, ये एक पूरा अंडरग्राउंड माउंटेन रेसिंग कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। टिपिकली टोगे बैटल्स में दो कार्स होते हैं। पहले राउंड में कार ए लीड करता है, जबकि कार बी उसके बिल्कुल पीछे फॉलो करती है, खतरनाक पहाड़ी रास्तों और टाइट कॉर्नर्स के थ्रू। इसमें लीड कार को गैप क्रिएट करना होता है, जबकि चेस कार को जितना हो सके उतना क्लोज रहना होता है। अगर कार ए अच्छा खासा गैप क्रिएट करके आगे निकल जाए तो वो राउंड जीत जाएगा। लेकिन अगर कार बी क्लोज ही रहे या कार ए को ओवरटेक कर ले तो कार बी राउंड जीत जाएगा। अगर दोनों ही ड्राइवर्स एक एक राउंड जीत जाते हैं तो विनर डिसाइड करने के लिए तीसरा राउंड भी किया जा सकता है। क्योंकि टोगे एक ऑफिशियल स्पोर्ट नहीं है, तो ड्राइवर्स अपना खुद का भी रूल्स बना सकते हैं। हालांकि ये सबसे कॉमन फॉर्मेट है। समय के साथ ये कंपटीशन और भी इंटेंस होता गया। अब ड्राइवर्स सिर्फ जीतने में सेटिस्फाइड नहीं थे, उन्हें अब और भी एडवांस टेक्निक चाहिए था, जो कॉर्नर्स में उन्हें और फास्ट जाने में मदद करता। और यहीं से एक बिल्कुल नए ड्राइविंग टेक्निक का शुरुआत हुआ, जो आगे चलकर पूरी दुनिया में फेमस होने वाला था। देखो, माउंटेन रोड्स बहुत ही टेक्निकल होते हैं। यहाँ लॉन्ग स्ट्रेट से ज्यादा कॉर्नर्स और टाइट टर्न्स होते हैं, इसीलिए रेस का ज्यादातर आउटकम कॉर्नर स्पीड पे ही डिपेंड करता है। ड्राइवर्स ने रियलाइज किया कि कॉर्नर से पहले ज्यादा ब्रेक यूज करने पर मोमेंटम लॉस होता है। फिर क्या, ड्राइवर्स ने एक्सपेरिमेंट करना चालू किया। अब टर्न से पहले सिर्फ ग्रिप पे डिपेंड होने की जगह उन्होंने कार का पिछला टायर स्लाइड करना शुरू किया। ये ड्राइवर्स को और भी एग्रेसिवली टर्न करने में मदद करता था, बिना स्पीड कम किए। और ये ड्राइविंग स्टाइल कुनिमित्सु ताकाहाशी से इंस्पायर्ड था। 1970s में रेसिंग ड्राइवर कुनिमित्सु ने इस ड्राइविंग स्टाइल को डेवलप किया था, जो कॉर्नर्स में और भी फास्ट जाने में मदद करता था। कॉर्नर्स में स्पीड मेंटेन करते हुए कार को स्मूथली स्लाइड करने का उसका टेक्निक टोगे ड्राइवर्स को काफी फैसिनेटिंग लगा, और जल्द ही उन्होंने भी इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। फिर इस सीन में इस बंदे ने एंट्री मारी, जिसने सब कुछ बदल दिया। केइची सुचिया एके Drift King. 1980s में केइची सुचिया ने अंडरग्राउंड रेसिंग सीन के इस टेक्निक को एक आर्ट फॉर्म में बदल दिया। उसका फियरलेस स्टाइल, इनक्रेडिबल कार कंट्रोल और लेजेंडरी ड्राइविंग वीडियोस ने लाखों कार एंथुजियास्ट को इंस्पायर किया। टाइम के साथ जैसे जैसे इस अंडरग्राउंड रेसिंग सीन का पॉपुलैरिटी बढ़ा, ड्रिफ्टिंग धीरे धीरे एक ऑर्गेनाइज कंपटीशन में इवॉल्व हो गया। D1 ग्रैंड प्री और फॉर्मूला ड्रिफ्ट जैसे कंपटीशन ने ड्रिफ्टिंग को एक प्रोफेशनल कंपटीशन में बदल दिया, और ये जापानीज कार सीन पूरे दुनिया में फेमस हो गया। जहां टोगे और ड्रिफ्टिंग जापान के पहाड़ों से शुरू हुआ, वहीं टोक्यो के हाईवेज ने एक बिल्कुल ही अलग अंडरग्राउंड रेसिंग सीन क्रिएट किया। वैंगन रेसिंग। वैंगन मतलब बेसूर, ये टोक्यो बे के साथ चलने वाली हाईवेज को रिफर करती है। वैंगन रेसिंग जापानीज कार कल्चर के सबसे लेजेंडरी पार्ट में से एक है। ये 80s और 90s के इकोनॉमिक बूम के दौरान टोक्यो में शुरू हुआ था। देर रात होते ही रेसर्स इन हाईवेज पर आते और अपनी कार्स एक्सट्रीम स्पीड तक पुश करते, जो अक्सर 300 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा होता था। नॉर्मल स्ट्रीट रेसिंग से अलग वैंगन रेसिंग में ऐसी कार्स की जरूरत होती थी जो हाई स्पीड अचीव कर पाए और स्टेबल भी रहे। इसीलिए वैंगन बिल्ड्स में एरोडायनेमिक स्टेबिलिटी, लॉन्ग गियरिंग, कूलिंग एफिशिएंसी और टर्बो चार्जर्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था। इस सीन के पीक टाइम में जापानीज ट्यूनिंग इंडस्ट्री भी तेजी से ग्रो हुई, जहां वर्कशॉप्स सबसे फास्ट और रिलायबल कार्स बनाने के लिए एक दूसरे से कम्पीट करते थे। इन रेसेस को डोमिनेट करने वाली कार्स जैसे निसान स्काईलाइन GTR, टोयोटा सुप्रा, माज्दा RX-7 और पोर्शे 911 टर्बो जैसी कार्स आइकॉन्स बन गए। हाई स्पीड रेसिंग के इस सीन में एक नाम ऐसा था जो सबसे ऊपर निकल कर आया। वैंगन रेसिंग के सीन में मिडनाइट क्लब का भी नाम लिया जाता है, एक ऐसा अंडरग्राउंड रेसिंग ग्रुप
जो जापानीज कार कल्चर में लेजेंड बन गया। 1980s में फॉर्म हुआ ये ग्रुप अपने एक्सक्लूसिव मेंबरशिप और हाईली डिसिप्लिन स्ट्रीट रेसिंग अप्रोच के लिए जाना जाता था। सभी ड्राइवर से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो हाई स्पीड में भी गाड़ी पर पूरा कंट्रोल रखे, बिना दूसरों की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज किए। रेकलेस ड्राइविंग इस ग्रुप के अंदर बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल था। यही डिसिप्लिन और सीक्रेसी मिडनाइट क्लब को बाकी स्ट्रीट रेसिंग ग्रुप से अलग बनाता था। टोक्यो के हाईवेज पर चलने वाली ये हाई स्पीड बैटल्स ट्यूनिंग मैगजीन, VHS टेप्स और अंडरग्राउंड स्ट्रीट रेसिंग स्टोरीज का हिस्सा बन गई। और देखते ही देखते वैगन कल्चर जापान के बाहर भी फेमस हो गया। मांगा, एनिमे और वीडियो गेम्स जैसे वैगन मिडनाइट ने पूरी दुनिया को टोक्यो के इस अंडरग्राउंड रेसिंग सीन से इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन कई अंडरग्राउंड सीन्स की तरह वैगन कल्चर का भी गोल्डन एज धीरे धीरे खत्म होने लगा। पुलिस क्रैकडाउन्स, ट्रैफिक सर्विलेंस और बढ़ते सेफ्टी कंसर्न्स ने हाई स्पीड हाईवे रेसिंग को पहले से कई ज्यादा मुश्किल बना दिया। मिडनाइट क्लब के डिसॉल्व होने से जुड़ी स्टोरीज अक्सर लेट 90s के एक एक्सीडेंट को रिफर करती है, जिसमें बोजोजुको बाइकर्स और सिविलियंस शामिल थे। जिसके बाद इस ग्रुप ने अपने प्रिंसिपल्स की रेस्पेक्ट करते हुए इस ग्रुप को डिसॉल्व करने का फैसला किया। हालांकि इस ग्रुप के डिसॉल्व होने का ये सबसे फेमस रीजन है। ऑटोमोटिव हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग उस समय के किसी भी ऑफिशियल पुलिस रिपोर्ट या न्यूज़पेपर में इस इंसिडेंट से मिलता जुलता कोई क्लियर एविडेंस नहीं मिलता। आज के टाइम ट्रू वैगन रेसिंग पहले के कंपैरिजन में काफी रेयर हो चुका है, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस आज भी देखने को मिलता है, जहां दुनिया भर के एंथुसियास्ट आज भी हाई स्पीड कार्स बनाने की रेस में लगे हुए हैं। कांजोजोको मतलब लूप ट्राइब, ये स्ट्रीट रेसर्स का ग्रुप स्पेसिफिकली होंडा सिविक के साथ रेस करने के लिए जाना जाता है। इसका ओरिजिन ओसाका के कांजो लूप में हुआ था, एक सर्कुलर एक्सप्रेसवे जो सिटी के सेंटर में है। देर रात को ये ग्रुप्स कांजो लूप के अराउंड हैवी ट्रैफिक में रेस करते थे, जो बेहद खतरनाक और इलीगल था। इन रेसर्स ने अपना कल्चर क्विक रिएक्शन और ट्रैफिक में जिगजैग ड्राइविंग के अराउंड बनाया था। कांजोजोको को जो यूनिक बनाता है वो है उनका सिविक के साथ ऑब्सेशन। कार थ्रॉटल के एक इंटरव्यू में जब एक कांजो मेंबर से पूछा गया कि वो सिविक ही क्यों यूज करते हैं, He said, कांजो ऑर्डिनरी ड्राइवर से भरा हुआ है, तो उस ट्रैफिक से निकलने के लिए सिविक परफेक्ट है। इनमें स्ट्रिप्ड इंटीरियर, रोल केज, विंडो नेट और रेसिंग टायर्स जैसे फीचर्स कॉमन थे, और हार्ड ड्राइविंग के वजह से इनका बॉडी वर्क डेंट और स्क्रैचेस से भरा होता था। ड्राइवर्स अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए मास्क और फेक लाइसेंस प्लेट भी यूज करते थे। लेट 1990s के अराउंड कांजो रेसिंग का पॉपुलैरिटी अपने पीक पर था और ये एक मेजर सेफ्टी इशू बन चुका था। इवेंचुअली लॉ इन्फोर्समेंट ने इलीगल रेसिंग के खिलाफ मेजर क्रैकडाउन शुरू किया। पुलिस सर्विलेंस बढ़ा दी गई और रेसर्स को अरेस्ट किया गया और धीरे धीरे ये सीन भी बदलने लगा। लार्ज ग्रुप और ओपन हाईवे बैटल्स काफी कम हो गए, कई रेसर्स रिटायर हो गए और कई लीगल ट्रैक इवेंट्स की तरफ शिफ्ट हो गए। लेकिन कांजो रेसिंग कभी कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ। आज भी सिविक रेसर्स के स्मॉल ग्रुप ओसाका के हाईवे लूप पर रेस करते हुए दिख जाते हैं। वायलेंट स्पीड ट्राइब या वायलेंट रनिंग ट्राइब, जो भी कह लो, ये नाम जापान के उन रेबल बाइकर गैंग से जुड़ा था जो 1950s और 60s के दौरान फेमस हुए थे। ये यंग बाइकर्स का ग्रुप रात होते ही मॉडिफाइड बाइक्स लेकर सड़क पर निकल जाता था। लाउड एग्जॉस्ट, ओवरसाइज फेयरिंग्स, ऊंचे हैंडल बार्स और लंबे सीट्स वाले इन बाइक्स को इग्नोर करना मुश्किल था और इनका रूटीन भी सिंपल सा था, बड़े ग्रुप्स में राइड करना और ओपनली अथॉरिटीज को चैलेंज करना। लेकिन बोजोजोको सिर्फ रेकलेस राइडिंग से बढ़कर था। उस वक्त जापानीज सोसाइटी डिसिप्लिन, ओबीडियंस और कंफर्मिटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती थी। यंग लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो चुपचाप रूल्स फॉलो करे और सोसाइटी में फिट हो जाए। लेकिन गेस व्हाट, बोजोजोको ने इस आइडिया को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। इन गैंग्स ने मेंबर्स को आइडेंटिटी, फ्रीडम और ब्रदरहुड का एक स्ट्रॉन्ग सेंस दिया। मेंबर्स कस्टमाइज्ड यूनिफॉर्म पहनते थे जिन्हें टोकोफोको कहा जाता था। ये मिलिट्री स्टाइल कोड, स्लोगन्स, सिंबल्स, गैंग नेम्स और पेट्रियोटिक पिक्चर्स से कवर्ड होता था। जैसे जैसे बोजोजोको कल्चर ग्रो हुआ वैसे ही ये और भी ज्यादा एक्सट्रीम और क्योटिक होता गया। राइवल गैंग्स के बीच की फाइट्स और टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स काफी कॉमन हो गए एंड बोजोजोको को पूरे जापान में एक फियर्ड रेपुटेशन मिला। 1970s और 80s के दौरान पुलिस क्रैकडाउन्स बढ़ने लगे, जिसके वजह से ये मैसिव मोटरसाइकिल कॉन्वॉयज जो कभी रात भर दिखते थे धीरे धीरे गायब होने लगे। लेकिन ये कल्चर कभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये इवॉल्व होकर कार पे शिफ्ट हो गया।
इन कार्स का स्टाइल काफी हद तक 70s और 80s की जापानीज सुपर सिल्वेट रेस कार से इंस्पायर्ड था। इनसे इंस्पायर्ड होकर बोजोजोको फैंस ने अपना खुद का और भी एक्सट्रीम वर्जन बना लिया। वाइड फेंडर्स, ओवरसाइज स्पॉयलर्स, लंबे एग्जॉस्ट पाइप जिन्हें वो टेकियारी कहते हैं, ब्राइट पेंट स्कीम, ग्राफिक्स, लो राइड हाइट और 2-2.5 फीट लंबे फ्रंट स्प्लिटर्स। ये कार्स बहुत ही फ्लैशी थी जिन्हें इग्नोर करना मुश्किल था, और इन मॉडिफिकेशंस का पर्पस जापानीज सोसाइटी के रूल्स और सोशल नॉर्म्स को चैलेंज करना। धीरे धीरे बोजोजोको कार बिल्ड्स कई अलग अलग स्टाइल और सब कल्चर में भी इवॉल्व हुआ। इसका सबसे क्रेजी एग्जाम्पल है डेकोटोरा, सॉर्ट ऑफ डेकोरेटेड ट्रक्स। इसका ओरिजिन 1970s के एक जापानीज मूवी सीरीज से हुआ, टोराकू यारो या ट्रक रास्कल्स। एक्चुअली ड्राइवर्स ने पहले अपने ट्रक्स को इन मूवी वाले ट्रक्स की तरह डेकोरेट करना स्टार्ट किया, इस उम्मीद में कि उन्हें अपकमिंग मूवीज में कास्ट कर लिया जाए। लेकिन धीरे धीरे ये बहुत से ट्रकर्स के लिए एक लाइफस्टाइल बन गया, जहां कभी कभी ड्राइवर्स अपनी ट्रक्स को डेकोरेट करने के लिए $100,000 से भी ज्यादा खर्च कर देते थे। बोजोजोको के इन्फ्लुएंस ने वैन्स और आरवीज को भी नहीं छोड़ा। रूफ एक्सटेंशन, फ्यूचरिस्टिक बॉडी वर्क और ब्राइट पेंट स्कीम जैसे मॉडिफिकेशन के साथ ये व्हीकल्स नॉर्मल कार से ज्यादा स्पेसशिप लगती हैं। कार कल्चर स्टोरीज के अकॉर्डिंग वीआईपी स्टाइल का ओरिजिन जापान के सबसे खतरनाक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है, याकुजा। अपने पीक टाइम में हाई रैंकिंग याकुजा मेंबर्स लग्जरी ब्लैक सीडान्स में घुमा करते थे। टोयोटा सेंचुरी और निसान प्रेसिडेंट जैसे कार्स स्टेटस और अथॉरिटी का सिंबल बन चुके थे। बाहर से ये कार्स बहुत ही क्लीन और अंडरस्टेटेड लगती थी, लेकिन अंदर से वुडन ट्रिम, सॉफ्ट लेदर सीट्स, टेलीविजन और वाइन रैक जैसे फीचर्स के साथ ये कार्स किसी प्राइवेट लाउंज से कम नहीं होते थे। इसमें कोई डाउट नहीं है कि लोगों को ये काफी कूल लगा और जापानीज कार कम्युनिटी भी इसकी दीवानी हो गई। इससे इंस्पायर होकर एंथुसियास्ट ने जापानीज सीडान्स को लो सस्पेंशन, डीप डिस्क व्हील्स और लग्जूरियस इंटीरियर के साथ मॉडिफाई करना शुरू किया। और क्योंकि गैंगस्टर्स की तरह लो प्रोफाइल मेंटेन करना जरूरी नहीं था, ये लोग और क्रिएटिव हो गए विद वाइड बॉडी किट्स, ऑफसेट व्हील्स एक्सेट्रा। ये थी जापानीज कार कल्चर की कहानी, जहां किसी ने माउंटेन पासेस को प्लेग्राउंड बना लिया, तो किसी ने हाईवेज को रेस ट्रैक और किसी ने तो अपनी कार को ही आइडेंटिटी बना लिया। हर सीन अलग था, लेकिन सबको कनेक्ट करने वाला एक ही चीज था, पैशन। आज भी दशकों बाद ये सीन मूवीज, वीडियो गेम्स, मोटर स्पोर्ट और दुनिया भर के कार एंथुसियास्ट को इंस्पायर करते आ रहा है। एक कल्चर जो इलीगली स्ट्रीट से शुरू हुआ, लेकिन आगे चलकर दुनिया की सबसे आइकॉनिक ऑटोमोटिव कल्चर में से एक बन गया। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट्स में बताओ तुम्हारा फेवरेट कार कल्चर कौन सा है। एंड ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।